गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पीछे प्रीवियस क्लास में हमने क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आज और कल 2 दिन में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। सेम वेपर प्रेशर होता है दोनों का, ठीक है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे? देखो, ये हमारा डायग्राम है। हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसमें एक लाइन होगी हमारे पास में सोलवेंट के लिए, दूसरी लाइन होगी हमारे पास में सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको पता है कि हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो इस वजह से सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा सॉल्वेंट के ग्राफ से क्या होगा? नीचे होगा। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यही पढ़ा था ना हमने, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है? कम होता है। अब देखो, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ आके वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, ठीक है। उससे आगे उसका जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ तक तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था इन ए नॉर्मल रेंज, पर इससे आगे जो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है वो स्टीडली डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि और तो ये टेम्परेचर हमारा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ए बी कर्व है इज़ ऑब्टेन फॉर लिक्विड सॉल्वेंट है, और एट बी पॉइंट द सॉल्वेंट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग एंड हैंस लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में हो गए। इससे आगे जो ग्राफ है हमारा, उसमें वेपर प्रेशर शार्पली डिक्रीज़ होगा, स्ट्रेटली डिक्रीज़ होगा। इस वजह से वो BC कर्व से हमने शो किया है, ठीक है। As at every temperature the vapor pressure of solution is less than pure solvent, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व के अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा लाइज बिलो होगा वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। उसको हम किससे शो कर रहे हैं? DE से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं? या हाँ, ये रहा, DE से शो कर रहे हैं। DE जो कर्व है आपका वो सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ई पॉइंट पे क्या होगा? सॉल्वेंट सेपरेट होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर से, सॉलिड और सॉल्वेंट सेपरेट आउट शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का। उसको हमने TS से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस है कि T0 ज़्यादा है TS से, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? T0 माइनस में TS। डिफ्रेस ये हो जाएगा आपका T0 माइनस में TS, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन कैसे निकालेंगे? जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकाला था। देखो, इसके लिए हम क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की मदद से हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, अलोंग लाइन BC लाइन के अलोंग क्या है? सॉलिड और वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। BC लाइन के अकॉर्डिंग, ये जो आपकी BC लाइन है, ये वाली, यहाँ पे सॉलिड और वेपर क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के अंदर इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? द कर्व BC देयरफॉर इज नोन एज अ सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो B एंड E लाइन उस कर्व पे आ रही हैं। देखो, ये BC कर्व के अंदर B एंड E लाइन कर्व पे आ रही हैं। तो B पॉइंट के ऊपर प्रेशर हमारा P0 है और टेम्परेचर हमारा T0 है, और E पॉइंट के ऊपर प्रेशर हमारा P है और टेम्परेचर हमारा TS है।
तो ये सारी हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट वी टेम्परेचर इज T नॉट, वेपर प्रेशर इज P नॉट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E टेम्परेचर इज Ts, वेपर प्रेशर इज P। तो हमारी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है? ln P2/P1। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है हमारी ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई R 1/T2 माइनस 1/T1। तो इस इक्वेशन में P2 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे P नॉट, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमारा T नॉट है, तो T2 की जगह T नॉट पुट कर देंगे। T1 की जगह है, अरे सॉरी, P1/P2 होता है भैया, P1/P2। तो P1/P2 है यहाँ पे, तो P1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी P नॉट, तो टेम्परेचर हमारा T1 हो गया T नॉट। P2 हमारा है P और टेम्परेचर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा Ts, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ln P0/P इज इक्वल टू डेल्टा HS, सब्लिमेशन कर्व था ना ये, इसलिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गई, ये लेटेंट मोलर लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गई, वो R गैस कॉन्स्टेंट है 1 माइनस Ts/T नॉट हो गया। अब इसको हम एलसीएम लेके सोल आउट करेंगे, तो T नॉट हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा T नॉट माइनस में Ts। T नॉट माइनस Ts को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो हमने माना है कि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट इन नेचर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो उस वजह से हम T नॉट मल्टीप्लाई बाई Ts को T नॉट स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, T नॉट स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन गई ln P0/P इज इक्वल टू डेल्टा HS बाई R डेल्टा TF डिवाइड बाई T नॉट स्क्वेयर हो गया। अब लाइन DE अगर हम देखें, DE लाइन अगर हम देखें, ये वाली लाइन है हमारी DE, ये वाली लाइन है हमारी DE, ये लाइन है हमारी DE, ये वाली। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट F आता है आपका, एक पॉइंट E आता है। F पॉइंट के ऊपर प्रेशर हमारा PS है, टेम्परेचर T नॉट है। E पॉइंट के ऊपर हमारा टेम्परेचर TS है, प्रेशर P है। तो ये सारी इक्वेशन अगर हम पुट कर दें तो DE ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन वेपर इक्विलिब्रियम, वहाँ पे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे सॉल्यूशन वेपर इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम वेपराइजेशन करा हुआ सॉल्यूशन बोलेंगे। तो E पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमारा TS है, वेपर प्रेशर हमारा P है, वेपर प्रेशर हमारा P है, और F पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर हमारा T नॉट है, वेपर प्रेशर हमारा PS है। तो फिर से क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे, तो ln PS/P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा H। अब वेपराइजेशन करा हो तो डेल्टा HV हो जाएगा, मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाई R 1/Ts माइनस में 1/T नॉट। ठीक है, ये सारी हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से Ts T नॉट हमने एलसीएम ले दिया, तो ये होगा T नॉट माइनस में Ts, इसको हम डेल्टा TF लिख सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लें तो Ts T नॉट को हम लिख सकते हैं T नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर टू गेट रिलेशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड। देखो ऊपर वाला हमने क्या, सॉलिड वेपर, दूसरा हमने कर लिया सॉल्यूशन वेपर। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड था ना, सॉल्यूशन लिक्विड फेज में था, ये चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो हम वो हमारा आ जाएगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पाने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो ln P0/P था हमारा, उसमें से माइनस कर दिया हमारा ln PS/P0 इक्वल टू इस तरफ हमारा था डेल्टा HS/R डेल्टा TF डिवाइड बाई T नॉट स्क्वायर, और इधर था हमारा डेल्टा HVR TF डेल्टा TF/T नॉट स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। ऊपर जो हमने दोनों इक्विलिब्रियम के लिए वैल्यू निकाली थी ना, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा के दोनों को माइनस कर दिया। इक्वेशन 5 में से, ये इक्वेशन 5 थी हमारी, ये रही इक्वेशन 5, ये रही इक्वेशन 5 में से हमने माइनस कर दिया इक्वेशन 4 को, ये हमारी इक्वेशन 4 है, ये हमारी इक्वेशन 4 है, तो माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे पास में एक था सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास में था सॉल्यूशन
लिक्विड फेज में होता है वेपर इक्विलिब्रियम। तो अगर हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 5 थी इसमें से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे, यही काम कर रखा है बस। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, वहाँ से क्या निकल के आया। देखो एल एन, अब हम उसको खोल के लिख देंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो एल एन पी नॉट बाई पी क्या होता है, एल एन पी माइनस एल एन एक्स बाई वाई क्या होता है, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, वही लगाया फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं। और इसी तरह से इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो वो हो जाएगा एल एन पी एस बाई एल एन माइनस एल एन पी। अब एल एन पी से एल एन पी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी एस। ठीक है, इस साइड देखो डेल्टा टी एफ दोनों तरफ है, आर टी नॉट स्क्वायर भी दोनों तरफ है, आर भी दोनों तरफ है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, हमारा आ गया डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई आर टी नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा वी आ गया, डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी आ गया। ठीक है, तो ये क्या रह गया हमारा, सब्लिमेशन में से वेपराइजेशन एंथैल्पी निकाल दी, तो फ्यूज़न एंथैल्पी रह गई हमारी, तो उसको हमने डेल्टा टी एफ से नोट कर दिया, एच एफ से। एच एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब ऐसे ही तो निकलती है, देखो सॉलिड पहले लिक्विड में जाता है फिर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास सब्लिमेशन थी, सॉलिड से वेपर वाली थी और लिक्विड से वेपर वाली थी। तो अगर हमने सॉलिड से लिक्विड वाली चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही काम हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट बराबर हमारा एक्स टू के, वो सारी काम करने हैं जो हमने इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में किए थे। हम क्या करेंगे, पी नॉट से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यहाँ कट के 1 आ गया, तो 1 माइनस में पी एस बाई पी नॉट बराबर आ गया एक्स टू के, एक्स टू। अब हम क्या करें, पी एस पी नॉट को इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, तो 1 माइनस में एक्स टू बराबर हो गया पी एस पी नॉट, पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। अब क्या करना है, हमने दोनों तरफ लॉगरिदम लगा दिया, इसके दोनों तरफ लॉगरिदम लगा दिया, तो एल एन पी एस बाई पी नॉट हो गया और इधर एल एन 1 माइनस में एक्स टू हो गया। अब पी एस बाई पी नॉट को अगर हम उलट दें तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो पी नॉट बाई पी एस हो जाएगा ये एल एन पी नॉट बाई पी एस, माइनस को हम उधर ले गए इस तरफ ले गए, तो होगा एल एन माइनस एल एन 1 माइनस में एक्स टू। अब ये एक मैथमेटिकल सीरीज़ है, इसको हम खोल दें एक्सप्रेशन को, तो एल एन 1 माइनस में एक्स टू का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एक्स टू, और हायर टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, एक माइनस हमारे पास में पहले से पड़ा हुआ है, एल एन 1 माइनस एक्स टू की वैल्यू माइनस एक्स टू थी, तो ये प्लस का एक्स टू हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा एल एन पी नॉट बाई पी एस के बराबर किसके बराबर आ गया, एक्स टू के बराबर आ गया। ठीक है, अभी देखो इससे पिछली जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो एल एन ये है, ये एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी एस, इसको हम बंद करें तो क्या लिखेंगे, एल एन पी नॉट बाई पी एस, वो बराबर हमारा इसके। अब ये एल एन पी नॉट बाई पी एस की राउट्स लॉ से हमने वैल्यू निकाली, वो एक्स टू के बराबर आई है, ये देखो ये आई है, तो एल एन पी नॉट बाई पी एस की वैल्यू एक्स टू के बराबर आई है। तो इसकी जगह हमने इक्वेशन नंबर जो 6 अभी मैंने आपको पीछे दिखाई है उसमें एल एन पी नॉट माइनस पी एस की जगह हमने एक्स टू पुट कर दिया, वो बराबर था हमारा डेल्टा एच एफ आर टी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेल्टा एच एफ। ठीक है, तो इसमें डेल्टा टी एफ को हम एक साइड लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले लेंगे, तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन आ गया मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन। बट हम अपनी कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के बजाय मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीराइट और करना पड़ेगा टर्म्स को। अब देखो x2 हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, x2 नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अब देखो अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट इन नेचर है तो n1 के कंपैरिजन में हम n2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत ज़्यादा कम है, तो n1 के कंपैरिजन में हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा x2 की वैल्यू बच जाएगी n2 डिवाइड बाई n1 बच जाएगा, ये रहा हमारा n2 डिवाइड बाई n1
बच गया। N2 क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। N1 क्या होता है, वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये आ गया हमारा x2 की वैल्यू। अब ये x2 की वैल्यू अगर हम इधर पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ आर टी नोट्स के डेल्टा एच एफ ही हमारा एज इट इज़ था, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हमने, अब देखो पहले इसको थोड़ा सा और रिराइट करेंगे। M1 को हम डेल्टा एच एफ के नीचे ले जाएंगे, तो डेल्टा एच एफ बाई M1 वो हमारा है लेटेंट रेट ऑफ फ्यूज़न पर ग्राम ऑफ सॉलिड सोलवेंट, लेटेंट रेट ऑफ फ्यूज़न है। अगर हम सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स 1000 ले लें तो हमारी ये ऊपर वाली देखो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स W1 की जगह हमने 1000 ले लिया, तो हमारा आर डेल्टा टी एच एफ बराबर आ गया, आर टी नोट्स करिए पहले से था, डेल्टा एच एफ डिवाइड बाई M1 को हमने LF लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, तो ये आर टी नॉट 1000 LF, ये इसको हमने कांस्टेंट मान लिया जिसको हम KF बोल रहे हैं, जिसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमारे पास में रिलेशन आ गया जो 12th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो, 12th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा टी एफ इजिकल टू KF मल्टीप्लाई बाई एम इज़ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, अगर हम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को 1 मोलर ले लो तो डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा KF के। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है क्या, इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो, टू कंक्लूड दैट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा है डेल्टा टी एफ सिर्फ एक ही चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो की मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड है, ताकि नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ से हम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना चाहें तो बहुत ही ईजी ड्रामा है, डेल्टा एच एफ डेल्टा टी एफ इजिकल टू KF मल्टीप्लाई बाई एम को हमने खोल के लिख दिया W2 बाई M2 डिवाइड मल्टीप्लाई 1 बाई W1 इंटू 1000। अब W1 को हमने 1000 ही ले लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट की, बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें दो मेथड है आपके, एक तो बैकमैन मेथड है, दूसरा हमारा पास में रास्ट मेथड। ये रास्ट मेथड, बैकमैन मेथड में हम क्या करते हैं, और इसमें हम प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रीजिंग अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेंगे। तो इसके लिए ऑपरेटर्स देख लो, ये वाला है हमारे पास में, एक बैकमैन थर्मामीटर लेंगे हम, स्टीरर लेंगे, एक ये जो ट्यूब है ए, इसमें हमने अपना लिया है प्योर सॉल्वेंट, इसमें हमने लिया अपना प्योर सॉल्वेंट। चलो हम इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं आपको। बैकमैन मेथड में हम क्या लेंगे, इनर ट्यूब ए लेंगे, जिसका फ्रीजिंग ट्यूब हम बोलते हैं, इसके अंदर हम नॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, ये ट्यूब ए है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अनदर आउटर ट्यूब बी लेंगे, जिसको हम एयर जैकेट कहेंगे। ये जो बी ट्यूब है इसमें एयर है, कुछ नहीं फिल कर रखा, इसको हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि हमें सुपर कूलिंग नहीं करनी है अपने सॉल्वेंट की। सुपर कूलिंग से उसको बचाने के लिए हमने एक एयर जैकेट लगा रखा है, सी कंटेनर जिसमें हमने आइस ले रखी है, फ्रीजिंग मिक्सचर जिसमें हमने ले रखा है, और ए और सी के बीच में हमने बी एयर जैकेट लगा दिया ताकि सुपर कूलिंग हमारे सॉल्वेंट की ना हो सके। ए बिगर वेसल सी ले लिया हमने, इन विच सूटेबल फ्रीजिंग मिक्सचर ले लिया। दिस वेसल इज़ कवर्ड विद ए लिड थ्रू विच स्टीरर इज़ पास्ड। ठीक है, इसके अंदर से स्टीरर पास कर रखा है। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट द अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग द फ्रीजिंग ट्यूब ए डायरेक्टली इनटू द फ्रीजिंग मिक्सचर। हमने क्या किया, फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर जो हमारा सी कंटेनर है जिसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है, उसके अंदर हमने ए ट्यूब को रख दिया जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द फ्रोजन सॉल्वेंट इज़ मेल्टेड एंड द ट्यूब ए इज़ प्लेस्ड इन the air jacket B, which is surrounded by the freezing mixture placed in the vessel C. The pure
liquid in the tube A is allowed to cool till the temperature falls to about 0.5 degree Celsius with its normal freezing point। कहने का मतलब ये है कि हमने जो बैकमैन थर्मामीटर लिया है इसके अंदर हम टेम्परेचर नोट करते रहेंगे, और जब तक हमने नोट करना है जब तक एक कांस्टेंट रीडिंग ना आ जाए। जो कांस्टेंट रीडिंग आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट हो जाएगा। अब हमने क्या लेना है, सोलवेंट में हम नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी ऐड कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। स्टीरर की मदद से उसको हम मिलाते रहेंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम उसकी बैकमैन थर्मामीटर में अब हम उसकी रीडिंग ले लेंगे, वो हमारा TS आ जाएगा। तो T0 में से TS हम निकाल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रास्ट मेथड में हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज़ बेस्ड अपन द फैक्ट दैट कैम्फर हैज़ हाई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KF की वैल्यू कैम्फर के लिए अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो इस हमने क्या करना है, जो भी हम अपना सोलवेंट हम यहाँ पे अपना लेंगे वो कैम्फर लेंगे सोलवेंट। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो भी सुटेबल सोलवेंट, अच्छा इसकी लिमिटेशन क्या होगी रास्ट मेथड की, इसके अंदर हम सिर्फ वही सॉल्यूशंस का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं जिसके अंदर सोल्यूट हमारा कैम्फर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन यही है कि इसके अंदर हमने सोलवेंट क्या लेना है, कैम्फर को लेना है। बाकी सब कुछ वही है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर। कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पाउडर्ड कैम्फर को पाउडर कर लेंगे, देन उसको कैपिलरी में फिल कर लेंगे, एंड देन द कैपिलरी इज अटैच्ड टू ए थर्मोमीटर एंड देन सस्पेंडेड इन द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाथ एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड। प्योर कैम्फर ले लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में करके कैपिलरी में फिल कर लेंगे, थर्मामीटर लगा देंगे, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रख देंगे, कैम्फर मेल्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट थर्मामीटर से हम ले लेंगे। फिर हम दूसरा प्रिपेयर करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन कैम्फर। उसके लिए हम क्या लेंगे, फ्यू मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस लेंगे जो कि हमने लिया है, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैम्फर में डिज़ोल्व कर लेंगे। कैम्फर अप्रोक्सीमेट हमारा टाइम्स होना चाहिए ताकि अच्छे से वो डिज़ोल्व हो जाए उसके अंदर सोल्यूट हमारा। ठीक है, ये हमने अपना होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, उसके लिए हम क्या करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर इज प्लेस्ड इन, जो ऊपर वाले में बनाया प्रिपेयर्ड इन स्टेप B में, इज़ पाउडर्ड एंड मेल्ट। फिर से हम उसको कैपिलरी में फिल कर लेंगे, फिर उसके अंदर फिल्टर पेपर लगा देंगे और मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लेंगे। एज देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, द मोलिकुलर वेट M2 ऑफ द सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, तो आसान सा मेथड है ये हमारे पास में। तो आज तक यहीं तक कर लेते हैं, हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम करेंगे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा। ओके, गुड बाय क्लास।